नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चाइल्ड लेबर से संबंधित है, जिसको समझने के लिए हम जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं उसका नाम है द चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। लास्ट क्लासेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों पार्ट्स को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 का जो हेडिंग है वो है मिसलेनियस प्रोविजंस, विविध प्रावधान। इस पार्ट में हम लोग जिन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे वो है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 26 तक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धारा 14 के बारे में। धारा 14 पेनल्टी शास्तियों की बात करती है। धारा 14 के अंतर्गत विधि के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, कोई नियोजक जब किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने की अनुमति देगा, वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु उसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, या जुर्माना जो 20,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु उसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो यहाँ पे जो सज़ा का प्रावधान है वो 6 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है, या फिर वो दोनों से ही दंडनीय हो सकता है। तो इस तरीके का जो उसको सज़ा का प्रावधान है वो उन मामलों में है जो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 बात करता है हमारे कुछ ऐसे व्यवसाय और प्रक्रियाओं के बारे में जहाँ पे कि बच्चों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमने धारा 3 में देखा था कि जो पीछे एक शेड्यूल दी गई है, तो शेड्यूल में पार्ट जो 1 है वहाँ पे कुछ व्यवसाय दिए गए हैं। तो उनमें अगर किसी भी बालक का नियोजन नहीं किया जाएगा, तो अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो धारा 14 हमें कि उपधारा 1 जो है वो सज़ा के बारे में बताती है। उपधारा 2 के अनुसार कोई नियोजक जब धारा 3 के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाएगा और तत्पश्चात वैसा ही अपराध करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा से दंडित होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई दोबारा से उसी तरीके का अपराध करता है तो वहाँ पे जो दंड दिया जा रहा है उसमें जो मिनिमम पहले 6 मास था उसे मिनिमम 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो सज़ा का प्रावधान है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक हो सकेगा। उसके बाद आता है उपधारा 3। उपधारा 3 में जो इसके 3 क्लॉज हैं ए बी सी, इन तीनों को ही हटा दिया गया है। 2016 में जो अमेंडमेंट हुए थे उनसे हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इनको यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो इन तीनों में क्या क्या कहा गया था कि अगर क, ख और ग इन तीनों को हटा दिया गया है 2016 के अमेंडमेंट से। तो इसमें हम लोग सीधे जो डी है उसको देखते हैं। तो उसके अनुसार कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से किन्हीं अन्य प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो जो उपधारा 3 है उसमें बताया गया है कि इस एक्ट में सेक्शन 3 को छोड़कर किसी दूसरे प्रावधान का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वहाँ पे जो कारावास की अवधि है वो 1 महीने तक की हो सकेगी या 10,000 रुपये तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जिसमें जो एक इम्पोर्टेंट केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो वहाँ उस केस में 1996 का यह वाद है। तो उसमें एक जनहित वाद में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कतिपय
निर्देश दिए थे और उनको काम से अलग करने का भी उन्होंने निर्देश दिया था। इन निर्देशों में यदि नियोजन अवैध है तो प्रति बालक 20,000 रुपये प्रति कर का भुगतान किया गया, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई और इन सभी का दायित्व नियोजक पर डाला गया और साथ ही साथ राज्य का भी दायित्व इसमें लगाया गया। और इस तरीके के जो काम आते हैं जिनको कि हम परिसंकट में हज़ार्डस बोला जाता है, बालक के काम के घंटे, कल्याण कोष का गठन इत्यादि आदि शामिल किए गए थे। तो ये एक तरीके से गाइडलाइन देता है बाद के बहुत सारे केसेस के बारे में कि किस तरीके से बच्चों के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे नियोजकों के ऊपर यह दायित्व डाला गया कि वो 20,000 रुपये प्रति कर का भुगतान करेंगे हर एक बालक को, उनकी शिक्षा का वहन करेंगे। तो ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे। एक दूसरे केस यहाँ पे आता है हेमेंद्र भाई वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, जो कि 2003 का वाद है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार जो अपील करता एक फर्म दयालाल मेघजी एंड कंपनी फर्म में एक साझेदार था जो रायपुर में बीड़ी निर्माता एवं बीड़ी विक्रय का व्यापार किया करते थे। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रायपुर जिले के दादरज्जी ग्राम में संतोष साहू के घर पर निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण में बीड़ी बनाते हुए एक 11 साल का बालक था जिसका नाम कैरवा था, वह बालक वहाँ पे पाया गया। पूछने पर संतोष ने बताया कि ये जो बीड़ी बनाने का काम है वो फर्म दयाल मेघजी एंड कंपनी के लिए बनाई जा रही है और प्रस्तुत संदर्भ में सहायक श्रम आयुक्त को एक रिपोर्ट पेश की गई। सहायक श्रम आयुक्त ने कथित फर्म को नोटिस दिया और नोटिस के जरिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 20,000 रुपये जमा कराने तथा बीड़ी बनाने के स्थल पर कार्यरत बालों को शिक्षा देने के निर्देश दिए। तो ये जो दोनों निर्देश थे 20,000 रुपये वाला और शिक्षा वाला, ये हमने देखा कि जो MC मेहता का जो केस था 1996 का, उसमें ये गाइडलाइन दी गई थी जो कि बाद में 2002 के इस केस में उसको करने को कहा गया था। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अधीन नियुक्ति किए गए श्रम निरीक्षक ने मुख्य न्यायिक दंडनायक रायपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपराध कारित किए जाने संबंधी आरोप पत्र पिटिशनर को नियोजक मानते हुए पेश किया था और पिटिशन के तहत कथित कार्रवाई आपराधिक कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए आवेदन किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निम्न आधार पर कार्रवाइयों को रद्द करने के आदेश जारी किए कि कार्रवाइयाँ रद्द कर दी जाएं। रद्द करने के लिए जो आधार दिए गए थे वो इस तरीके से थे कि जो विचारण न्यायालय था उसने विद्यमान मामले के तथ्यों तथा विधि के प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, फर्म ने किसी बालक को श्रमिक के रूप में किसी कार्यशाला में नियोजित नहीं किया है जहां बीड़ी बनाने का कार्य चल रहा था। कर्मकारों को कच्चा माल वितरित किया जाता था तथा वे अपने घरों में अपने बालकों की सहायता से बीड़ी बनाते थे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि जो नियोजक थे उनके कार्यस्थल पर बच्चों से काम नहीं करवाया जाता था। ये जो बच्चे काम कर रहे थे वो कच्चा माल जब उनके घर पे लाया जाता था वहाँ पे वो बीड़ी बनाने का काम करते थे या बीड़ी बनाने के काम में सहायता करते थे। कंपनी का कर्मकारों की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता था। यदि कर्मकार के घर को अधिनियम की धारा 2X के अंतर्गत कार्यशाला समझा जाए तो कर्मकार जो किसी मकान का स्वामी होता है धारा 2(6) के अंतर्गत स्वयं अधिष्ठाता मीन्स ऑक्यूपायर बन जाता है। लास्ट इसमें जो आधार दिया गया था वो था कि ऐसा कोई दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसमें यह साबित हो सके कि जो बाल श्रमिक थे उनकी आयु 14 वर्ष से कम आयु के वह बालक थे। इसके बाद आता है 2016 में जो सेक्शन 14 है उसके बाद कुछ दूसरे सेक्शंस ऐड किए गए थे। सेक्शन 14A, सेक्शन 14B, सेक्शन 14C, सेक्शन 14D। ये जो सेक्शंस हैं ये 2016 से ऐड किए गए हैं जिनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जो सेक्शन 14
ए है, क है, वो बात करता है अपराधों का संज्ञेय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नियोजक द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3 क के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वह। 14 बी बात करता है बालक और किशोर श्रम पुनर्निवास के बारे में। इसके अनुसार कि समुचित सरकार प्रत्येक जिले में अथवा 2 या अधिक जिलों के लिए बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों के अधिकारिता के भीतर के बालक और कुमार के नियोजन से वसूल की गई जुर्माने की राशि जमा की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार समुचित सरकार प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए जिसके लिए उपधारा 1 के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में 15,000 रुपये की रकम जमा करेगी। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन विधि में जमा की गई रकम ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या उसको ऐसी रीति से विनिधान किया जाएगा जैसा कि समुचित सरकार विनिश्चित करे। उपधारा 4 के अनुसार कि उपधारा 3 के अधीन यथास्थिति जमा की गई या विनिहित रकम और उस पर जितना जो ब्याज लगता है उसकी रकम ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे बालक या कुमार को संदत्त की जाएगी जिसके पक्ष में रकम जमा की गई है। जो धारा 14 ख है उसके नीचे एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि समुचित सरकार के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239A के अधीन संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या उपराज्यपाल भी है। इसके बाद आती है जो धारा 14 ग 14C कि छुड़ाए गए बालक या किशोर का पुनर्वास ऐसे बालक या कुमार का जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया है और उसे छुड़ा लिया गया है, तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार उसका पुनर्वास किया जाएगा। लास्ट है इसमें सेक्शन 14D 14 गए अपराधों का शमन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर और उसके द्वारा धारा 14 की उपधारा 3 के अधीन पहली बार किए गए किसी अपराध का या किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो माता पिता या संरक्षक है किसी किए गए अपराध का ऐसी रीति में और समुचित सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने पर जो विहित की जाए शमन कर सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि अभियुक्त अपराध के शमन के लिए ऐसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार जहां कोई अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किसी अपराध का शमन कर दिया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में उस अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा। और लास्ट में है उपधारा 4 जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के प्रारंभ होने के पश्चात किया जाता है, वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का अनुमोदन किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो जो धारा 14 घ है वो बात करती है कि जो अपराधों का शमन किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है धारा 15। धारा 15 बात करती है शास्त्रियों के संबंध में कुछ कानूनों का संशोधित रूप में लागू होना। इस धारा के अनुसार शास्त्रियों के संबंध में कतिपय विधियों को संशोधित रूप में लागू करने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं और वो प्रावधान कौन से हैं। पहला है कि जब कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन उल्लेखित प्रावधानों में से किसी के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, वहां वह इस अधिनियम की धारा 14 और धारा 14(2) में उपबंधित शास्त्रियों के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा, धारा 15(1) में उल्लेखित प्रावधान कौन कौन से हैं, उसमें एक आता है कारखाना अधिनियम की धारा 67, खान अधिनियम 1952 की धारा 40, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 109 और
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 21। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कि अपराधों से संबंधित किस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 16 में अपराधों के संज्ञान संबंधी निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का परिवाद मीन्स कंप्लेंट सक्षम अधिकार वाले किसी न्यायालय में कर सकेगा। दूसरा, किसी बालक की आयु के बारे में प्रत्येक प्रमाण पत्र, कोई भी सर्टिफिकेट जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु के बारे में स्पष्ट साध्य होगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी होगी उसने जो सर्टिफिकेट दिया है उस सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा कि वो एक तरीके से एविडेंस का काम करेगा वह सर्टिफिकेट। तीसरा, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो यहाँ पे जिन न्यायालयों को अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम माना गया है वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये जो दोनों मजिस्ट्रेट हैं इनको ही उसके लिए अपराध का संज्ञान लेने के लिए समर्थ पाया गया है। इससे अगर नीचे कोई न्यायालय है तो वह इस प्रकार के किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक वाद में अभिनिर्णित किया कि धारा जो 16(1) है वहाँ पे प्रयुक्त परिवाद कंप्लेंट को व्यापक संदर्भ प्रदान किया गया है और जो मौखिक आरोप को भी परिवाद की परिभाषा में शामिल किया जा सकेगा उसके अनुसार। और परिवाद का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता है, लेकिन परिवाद में प्रथम दृष्टया जो प्राइमा फेसी ऐसे आरोप परिलक्षित होने चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सके कि किसी अपराध को कारित करने के संबंध में वह परिवाद पेश किया गया है और इसी आधार पर दंड न्याय कोई कार्रवाई करता है। तो ये जो बात थी उच्चतम न्यायालय ने कही थी वो 1970 में एक केस आया था न्यायालय के समक्ष, उस केस में न्यायालय ने ये वाली बात कही थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 17 जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने सेक्शन 16 तक समझने की कोशिश की है। कल हम लोग सेक्शन 17 से आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।